आज के इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हमने पिछले वीडियो में यह बताया कि मैटर क्या होता है, हमारे आसपास के मैटर्स क्या हैं और उनके कौन कौन से स्टेट हैं और कैसे कैसे उनमें परिवर्तन होता है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी वहाँ पर दिया गया था। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है और अवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है और क्यों होता है। उसमें चर्चा करते हुए बताएंगे कि प्रत्येक पदार्थ के जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे वो मिलकर के बने होते हैं। उनके बीच में आकर्षण बल होता है और वो आकर्षण बल के कारण वो अपनी एक अवस्था को रखते हैं। जैसे ठोस पदार्थ है तो उसमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और जो गैस द्रव है उसमें आकर्षण बल उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। जैसे जैसे कणों के बीच के आकर्षण बल कम होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। यानी कि ठोस की गति ऊर्जा सबसे कम, द्रव की गति ऊर्जा उससे अधिक, गैस की गति ऊर्जा सबसे अधिक। तो इसी कारण से ये अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं और इन कारणों का हम जानकारी लेकर के हम किसी न किसी प्रोसेस से इस कारण को क्रिएट करा करके दे करके हम पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ का क्या कंडीशन है कि उनके कणों के बीच की दूरी कम है और उनके आकर्षण बल सबसे अधिक है, उनकी गति ऊर्जा सबसे कम है। तो हम किसी प्रोसेस से, किसी विधि से कणों के बीच की दूरी को बढ़ा दें, उनके आकर्षण बल को कम कर दें, उनकी गति ऊर्जा को बढ़ा दें, तो वह ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए हम इस पर बात करते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं हमारे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अवस्था परिवर्तन में तापमान का क्या रोल है, इसकी बात हम करेंगे इस आर्टिकल के अंतर्गत। तो आप यहाँ देख रहे हैं तो हम आपको बात बता सकते हैं कि जब हम तापमान देते हैं यानी किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो गर्म करते हैं तो वो पदार्थ ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करता है और ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके जो ही करता है तो होता क्या है कि उसके अंदर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। जैसे ठोस पदार्थ है तो उसकी गति ऊर्जा कम है तो गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब गति ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसके कण दूर होते जाएंगे और कण दूर जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे उसका आकर्षण बल कम होता जाएगा। तो किसी ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ बने रहने के लिए एक निश्चित आकर्षण बल की आवश्यकता होती है। तो जब हम उसको धीरे धीरे ऊष्मा उसका बढ़ाते जाते हैं तो कण की गति ऊर्जा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कण की गति ऊर्जा बढ़ते जैसे से बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके फास्ट तेज कंपन के कारण उनके बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है और वह दूरी बढ़ते बढ़ते जब उसके आकर्षण बल के रेंज से पार चला जाता है, यानी ठोस पदार्थ बने रहने के लिए उसे एक निश्चित आकर्षण बल की जरूरत है। दोनों कणों के बीच में एक निश्चित आकर्षण बल की आवश्यकता है। उस आकर्षण बल को जब दूरी इतना बढ़ा देते हैं कि वो आकर्षण बल ठोस पदार्थ बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक आकर्षण बल है उसे पार हो जाता है तो हमारा ठोस पदार्थ द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम तापमान के द्वारा ऊष्मा दे करके किसी पदार्थ को ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव से गैस में परिवर्तित होने की भी एक प्रक्रिया होती है कि द्रव की गतिज ऊर्जा गैस के गतिज ऊर्जा के अपेक्षाकृत कम होता है और उनके बीच की दूरी भी, कणों के बीच की दूरी गैस के कणों के बीच की दूरी से कम होती है। तो हम उसे भी जब ऊष्मा देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर कण की गति ऊर्जा बढ़ने लगती है जिससे कि उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है और वह दूरी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि द्रव को द्रव बने रहने के लिए जितने दो अणुओं के बीच में आकर्षण बल की आवश्यकता है वह आकर्षण बल कम हो जाता है, नगण्य सा हो जाता है द्रव बने रहने के लिए। और इस प्रकार से वो गति ऊर्जा इतना बढ़ जाता है, द्रव उसके बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि आकर्षण बल उसका कम हो जाता है और वह द्रव गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि दोनों कणों को रोककर वो द्रव नहीं बना पाता
आकर्षण बल कम होने से वो बहुत दूर हो जाता है और वह द्रव गैस के अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में ताप का प्रभाव है। ताप दे करके हम इस बातों को कर लेते हैं। आगे आएंगे हम इस बात को बताते हुए गलन प्रक्रिया को समझाएंगे। जैसा कि अवस्था परिवर्तन में हमने कई प्रक्रियाओं को बताया, तो उसमें से गलन एक प्रक्रिया है। और गलन कौन सी प्रक्रिया है? यानी कि ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और यह प्रक्रिया एक निश्चित ऊष्मा प्राप्त करके, एक निश्चित ताप प्राप्त करके होती है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। या किस प्रकार गलनांक को परिभाषित हम कर सकते हैं? गलनांक में प्रत्येक पदार्थों का गलनांक अलग अलग होता है। वो फिक्स होता है कि कितना गलनांक कितने टेम्परेचर पर पिघलेगा। और बर्फ का गलनांक जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में हम 273.15 केल्विन कर सकते हैं। यह बर्फ का जल में परिवर्तित होने का तापमान है। अब हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे कि हम ऊष्मा देते रहते हैं, ऊष्मा देते जाते हैं और एक बर्फ द्रव में परिवर्तित होता है, तो उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। बर्फ भी उसी टेम्परेचर पर रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, और पानी जो पिघल करके हुआ है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो फिर हमारी ऊष्मा कहाँ चली जाती है? हम जो ऊष्मा देते हैं वो किस फॉर्म में पदार्थ के रूप पास रहती है और वो कहाँ चली जाती है, उसकी चर्चा करते हुए हम यहाँ पर गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो जब पदार्थ कोई अवस्था परिवर्तन करता होता है तो जितनी मात्रा की ऊष्मा हम देते हैं उतनी मात्रा की ऊष्मा केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन में खर्च जाती है और वही ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करने के लिए हम बताते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान यानी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को अपने अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने में जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये तो गुप्त ऊष्मा की परिभाषा हो गई। ऐसे ही हमारे गलन की गुप्त ऊष्मा होती है और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है कि ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को द्रव पदार्थ में परिवर्तित करने में जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और इसी प्रकार से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं हम, तो 1 किलोग्राम जल को वाष्प में परिवर्तित, यानी जल का मतलब द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर, किलोग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया, परिवर्तित करने में जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम वाष्पीकरण की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो गलन कहलाता है, वैसे ही यहाँ पर जब द्रव पदार्थ द्वारा ऊष्मा लेकर गैस में परिवर्तन की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण में क्वथनांक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी भी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो पहले उबलता है। इस उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं और वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। तो प्रत्येक पदार्थों का क्वथनांक फिक्स होता है और अलग अलग पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग होता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373.13 केल्विन होता है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा कि टेम्परेचर को बढ़ा करके हम ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से दाब को कम करके हम वही प्रक्रिया अपना सकते हैं, पदार्थों में परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? दाब को कम करने पर क्यों परिवर्तन होता है इसमें? क्योंकि दाब को कम किया जाता है तो कणों के बीच की दूरी बढ़ती है और ये कणों के बीच की दूरी बढ़ते बढ़ते यदि आकर्षण बल को पार कर जाती है तो पुनः वो ठोस द्रव में और द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है। यह दाब का प्रभाव है, अवस्था परिवर्तन में यह रोल प्ले करता है। फिर हम बात यहाँ करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले यहाँ पर 4 कारक हैं। पहला कारक है सतह क्षेत्रफल में वृद्धि। आपको मालूम होना चाहिए कि वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है। प्रत्येक द्रव के सतह से उनके अणु निकल करके द्रव से गैस में परिवर्तित होते हैं।
तो इस पर रोल प्ले करता है फर्स्ट सतह का क्षेत्रफल। यदि सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि कर दे तो यह क्रिया फास्ट हो जाती है, बहुत तेजी से होने लगती है। और यही कारण है कि हम किसी कपड़े को जब साफ करके वैसे ही रखे जाते हैं तो जल्दी नहीं सूखता है, और उसको जब फैला देते हैं तो जल्दी सूख जाता है। फैलाने से क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ जाने से उसके ऊपर के जो द्रव के अणु हैं वह एटमॉस्फेयर के हवा के अणुओं के साथ मिक्स होकर के निकल जाते हैं और कपड़ा सूख जाता है। दूसरे नंबर पर तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि होने पर भी वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है। तापमान में वृद्धि तो अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ा देता है और जल्दी से द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। तीसरे नंबर पर है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी यानी कि वायु के आर्द्रता में कमी, वायु में जो जलवाष्प घुले होते हैं उसको आर्द्रता कहते हैं, नमी। और उसमें जब कमी आती है तो बहुत तेजी से वह हमारे जल के कणों को अपने अंदर लेकर के जलवाष्प बना करके वायु लेके जाने लगता है, और इस प्रकार से बहुत तेजी से कपड़ा सूखने लगता है। आर्द्रता का प्रभाव आप कपड़े पर देख सकते हैं कि यदि आर्द्रता ज्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में तो सूखे कपड़े भी टंगे रहते हैं तो उसमें पानी आ जाता है, और आर्द्रता जब कम रहता है तो हम कपड़े को कमरे के अंदर भी फैलाए रहते हैं तो वो भी सूख जाता है। तो इस प्रकार से आर्द्रता में कमी वाष्पीकरण क्रिया को तेज कर देता है। और चौथे नंबर पर वायु की गति में वृद्धि। यदि हवाएं तेज चलती रहती हैं तो जल्दी से कपड़ा सूख जाता है। इस प्रकार से पंखा वगैरह चला करके भी हम कपड़े को रख देते हैं, जल्दी से सूख जाता है, क्योंकि हवाएं जब तेज चलती हैं तो आसपास के जलवाष्प को लेकर के दूर कर देती हैं, और आसपास जलवाष्प कम होने की वजह से बहुत तेजी से जल की बूंदों को हवा लेकर के अपने में घोल करके लेके जाने लगता है। इस प्रकार से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, इनके कारण वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेजी से होने लगती है। दो बातों को और हम बताना चाहेंगे कि वाष्पीकरण की क्रिया से हमको ठंड कैसे लगता है। जैसे हमें पसीना हो जाता है तो हम पंखे के अंदर बैठ जाते हैं, पंखे को खोल करके बैठ जाते हैं तो हमको ठंड का अनुभव होने लगता है। तो पंखे की हवा हमारे जो जल की बूंदें पसीना से जो हमारे चेहरे पर शरीर पर आई रहती है उसको वो लेकर के वाष्प में परिवर्तित करके चला जाता है, वाष्पीकृत कर देता है। तो वाष्पीकृत होने जब लगता है तो वहां पर ऊष्मा तो कोई देता नहीं, तो हमारे शरीर से ऊष्मा लेकर के जल की बूंदें अपनी गति ऊर्जा बढ़ा करके वाष्प में परिवर्तित होती हैं, इसलिए हमको ठंड का अनुभव होने लगता है। और कोई लिक्विड ऐसे होते हैं कि जो बहुत तेजी से उड़ने लगते हैं, जैसे पेट्रोल या अन्य चीजें होते हैं जो कि द्रव से गैस में परिवर्तित होते हैं तो ठंड लगता है। तो ये ठंड क्यों लगता है? इस सारे लिक्विडों को लेने पर, अल्कोहल से लेकर स्पिरिट से लेकर इस लिक्विड हाथ में लगाने पर यह ठंड क्यों अनुभव होता है? ठंड अनुभव होने का यही कारण है कि जो वाष्पीकृत होते हैं तो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर के अपने द्रव अपने अणु की गति ऊर्जा को बढ़ा करके द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, इसलिए ठंड लगता है। और हिल स्टेशन के बर्फ पिघलते हैं तो भी हमारे एटमॉस्फेयर में ठंड हो जाता है, ठंडे के दिन बहुत ठंडी शीतलहर पड़ने लगता है। उसका भी यही कारण होता है कि जब बर्फ के कण अणु जो है ऊष्मा लेकर, एटमॉस्फेयर से ऊष्मा लेकर अपनी गति ऊर्जा को बढ़ाकर पानी यानी द्रव में परिवर्तित होते हैं तो उसमें भी एटमॉस्फेयर से बहुत ज्यादा मात्रा की ऊष्मा ले लेता है और एटमॉस्फेयर ठंड हो जाता है, इसलिए शीतलहर का प्रकोप हो जाता है। एक बात और हम बताएंगे आपको कि कोई बर्तन है और उसके अंदर बर्फ रखा हुआ है, ठंडा रखा हुआ है, तो उसकी दीवार पर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। एक बूंद वो बर्फ के या पानी का बाहर निकल करके नहीं आती है, बल्कि वो पानी, वो बर्फ क्या करता है, वो ठंडा पानी क्या करता है कि उस गिलास को या उस बर्तन को ठंडा कर देता है। और एटमॉस्फेयर में जो हवा में जल की बूंदें हैं उस ठंड के कारण फ्रीज होकर के, जम करके उसके ऊपर इकट्ठे हो जाती हैं, और इस संघनन की क्रिया के कारण वो जो द्रव है वो सारी गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जल की बूंदें वहां पर इकट्ठा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ दैनिक जीवन में होने वाले ये अवस्था परिवर्तन के कारक जो तापमान और दाब पर था उसको हमने बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की मैटर को हम अगले वीडियो में आपको देंगे, और इस प्रकार से हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इस प्रकार के वीडियो आप पाते रहेंगे। शेयर और कमेंट भी करें, जिससे कि हम इसमें और भी चीजें जो आपको आवश्यक है उसमें डाल करके अगले वीडियो को और इम्प्रूव करके आपको देते रहें। धन्यवाद।